खबर है मैं खुश आमदेद, मेरे साथ हैं आरमी भट्टी साहब, मेरे खबर मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, पंजाब में जो ज़मीनी इलेक्शन है उसमें अपसेट की बात हुई। पहली बात तो अपसेट क्या होगा? अगर नून लीग जीती है तब अपसेट होगा या PTI जीती है तो अपसेट होगा? ये और अगर होगा तो क्या उसके नताइज निकलेंगे? इमरान खान के लिए मौजूदा हालात में बेहतरीन ऑप्शन क्या हैं और हुकूमत को अपने तादियों में से किसी से क्या कोई ख़तरा हो सकता है? कुछ इशारे मिल रहे हैं और कुछ बातें दबी दबी सामने आ भी रही हैं। और वतन अजीज़ में साफ़ियों पर जो एक मुश्किल वक्त आया है, मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के होते हुए दे शुड इसका सिलसिला रोकना चाहिए। आलमी दुनिया में भी बदनामी हो रही है और लोग भी परेशान हैं। भट्टी साहब, पहले आते हैं पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन की तरफ। भट्टी साहब, आप सारी नज़रें तरफ लगी हुई हैं और अपसेट की बातें हो रही हैं। मैं आपको सुनता रहता हूँ। आप कहते हैं कि ज़मीन पर जो आपने बातें की हैं, जिस तरह आपकी आदत है, आप जाके अपने प्रोफेशनली ज़मीन पे करते हैं, तो उधर से और रिपोर्टें आ रही हैं और दूसरी तरफ से कोई और रिपोर्टें आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, बेसिकली मैं, मलक साहब, हम सब साफ़ी हैं और हम दोनों रिपोर्टर हैं। हमारा काम होता है कि बजाय किसी एक सर का PTI नून लीग के दफ्तर जाने के ना, आवाम की पल्स लेने के लिए पार्कों में चले जाए, मार्केटों में चले जाएँ, मुख्तलिफ स्ट्रीटों में चले जाएँ, मसाजिद में चले जाएँ, जुमा पढ़ के निकले, उनसे बात करें। मेरे तो ख्याल में अगर मिनिमम भी PTI सीटें लेती हैं तो 15, अगर इलेक्शन की सूरत में अगर इलेक्शन शफाफ हो, लेकिन 19-20 धांधली से भी नहीं ये 10 सीटें नून लीग ली जा सकती। इन्हें अगर धांधली करनी पड़ेगी, धांधला करना पड़ेगा, ये 2, 5, 20 करना पड़ेगा। मैंने जितने 5 का 20 बनाना पड़ेगा जितनी मैं कोई नताइज तो नहीं बनाता। उसकी वजूहात है ना, कुछ उसकी वजूहात ये नहीं है, उसकी वजूहात ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए है कुछ नहीं। इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि वो नाहल हैं, ये आए तो उससे 10 गुना ज़्यादा महंगाई हो गई। सारी उम्र नून लीग का नैरेटिव नोटों के ख़िलाफ़ सख्त गलीज़ तरीन गुफ्तगू थी और जो PTI के लोग थे सारे ही मुनरफ, लेकिन इनको वोट दिए। और मुस्लिम लीग नून खुद इसे तस्लीम नहीं कर रही कि जनाब हमारे तो पिछला 18 का इलेक्शन इनके ख़िलाफ़ लड़ा, 3.5 साल हमने अपोजिशन की, आपने इनको नोट भी दे दिए और टिकट भी दे दी। वो और दूसरी बढ़ती हुई महंगाई, जिसमें पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, दाल चने की कीमत, सब्ज़ी की कीमत, इस वजह से इन्हें आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए, वोट मांगने के लिए बज़ाहिर कोई नारा नहीं नजर आ रहा। आपकी आखिरी रिकॉर्ड किसी PMLN के उम्मीदवार से भी हुई है बात भट्टी साहब? मेरी लाहौर के इलेक्शनों में से हुई, एक के बच्चे से हुई। यार अनबिलीवेबल है कादी साहब। वो कहता है हमने इस दफ़ा वोट बैट बल्ले को देना। मैं क्या गल, तबीयत खराब है, उम्मीदवार को कह रहे, उम्मीदवार के बेटे से बात हो रही है आपकी? उसकी फैमिली पूरी बकौल उसके। मैं क्यों? कहता है हम एक अरसा दराज से मुस्लिम लोग नून में थे, कहते हैं कि हमने कुर्बानी दी, अब वोट हमें दे दिया जिससे 2018 में हमारा मुकाबला हुआ था, जिसने हमारे खिलाफ ये किया था, वो किया था, तो हमारी पूरी फैमिली स्ट्राइक बन गई, अंदर की लड़ाई बन गई। ये बकौल उसके कि हमने नून लीग की बहुत ज़्यादा अक्सरियत ने फैसला किया, क्योंकि हमारी लीडर ने हमारे जहन में डाल लिया था कि जो लोटे ज़मीन फरोश होकर मुनर्रफ अरकान पैसे लेके दूसरी पार्टी की तरफ जाते हैं। मरियम गालिबन ने, नवाज साहबा ने कहीं बयान दिया था कि लोटों की जगह गुसल खाने में है, बाथरूम में है, तो उन्होंने कहा इनको अब अपने सर का ताज बना रहे हैं। एक लोगों की राय है। मलिक साहब, मैं आपसे मादरत के साथ हमें ज्वाइन किया है इंतहाई मायनाज जो हमारे साफ़ी और एंकर हैं जनाब डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब, बड़े लिटरेट और बड़े, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, मैंने यही सवाल भट्टी साहब से किया था, मैं आपसे भी करूंगा कि एक तो बात ये कि जो 17 तारीख को इलेक्शंस हो रहे हैं, इनमें अपसेट क्या होगा? PTI का हारना या PMLN का हारना? और क्या और हाउ डू यू लुक एट इट? ज़मीन पे कुछ हालात और हैं लेकिन स्टेक्स बड़े हाई हैं, आपको नतीजा क्या नज़र आता है? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि स्टेक्स तो दोनों साइड के बड़े हाई हैं। और अगर इलेक्शन में हमजा 9-10 सीटें, बल्कि मैंने सुना ये है कि कोशिश यही है, जो लोग इलेक्शन करवा रहे हैं, जो मैनेजर हैं हमजा की सपोर्ट में, उनकी कोशिश है कि हमजा को कम से कम
13-14 सीटें दिलाई जाएँ, क्योंकि ख़तरा ये है कि जब 22 तारीख को असम्बली के अंदर इलेक्शन होगा तो जो 4 इंडिपेंडेंट हैं, राह हक वाले हैं, वो अगर डायनामिक्स उन्होंने देखे कि कंट्रोल में नहीं है तो उन्हें भी फिर मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर हमजा को 13-14 सीटें कम से कम दिलवाई जाएँ। लेकिन जो पॉपुलैरिटी वेव से हमारे रिपोर्टर से हमें पता चलता है वो तो यही है कि जो आवाम की फीलिंग है वो हमजा शहबाज को सपोर्ट नहीं कर रही। फिर दूसरी तरफ ये चीज़ है कि हम देखते हैं कि आवाम की सपोर्ट शायद पाकिस्तान के इंतखाबात में मैटर करती ही नहीं। पाकिस्तान के इंतखाबात की हैसियत उसी तरह से है जैसे आप एक कॉलेज की डिग्री हासिल कर लेते हैं, चाहे चीटिंग करके करें, चाहे किसी और को भेज के इम्तिहान ले लें। और ये मुझे ज़्यादा सिचुएशन मैं समझता हूँ क्लियर हो जाएगी अगर हम इमरान रियाज का वाक़या देख लें कि जो हमारे जर्नलिस्ट है, जो एक प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन है, जिसको 48 घंटे में 1 करोड़ लोग जो है अभी लोग उसके देखते हैं, जिस तरह से उनके ऊपर FIR काटी गई, इसको देख के मेरे जहन में ये बात आई है कि पाकिस्तान में जो एक वो हकीकत है जो असल हकीकत है, एक वो हकीकत है जिसको रियासत या हुकूमत या इंतज़ामी ढांचा या मशीनरी क्रिएट करता है। तो इलेक्शन में भी एक वो हकीकत क्रिएट की जाएगी जो कि इंतज़ामी ढांचा चाहेगा। पॉपुलैरिटी लोग जो मर्जी करना चाहें, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में उससे कोई फ़र्क पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अजान की ब्रेक है, अजान की ब्रेक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ लिए हम क्विकली वापस आ रहे हैं अजान की ब्रेक के फौरन बाद आपसे दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक। बड़ी साहब आप अपना सवाल। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि इमरान रियाज जब भी कोई तारीख लिखेगा जुल्म सितम की, रियासती तशद्दुद की, तो इस इशू को इग्नोर नहीं कर सकेगा। दूसरी तरफ मेरी इतलात के मुताबिक अरशद शरीफ साहब, आप, मोहित पीरजादा साहब, समी इब्राहिम साहब, साबर शाकिर साहब, आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि आप खुदा ना खास्ता मुल्क दुश्मन भी नहीं, हमसे ज़्यादा मुहिब वतन है, इस मुल्क के दारों से प्यार करते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या किसी को? मुझे समझ नहीं आ रही इस हुकूमत को, आप लोगों से क्या प्रॉब्लम है? आप तो बेज़रर आदमी और हर एक से प्यार करने वाले आदमी हैं। बट साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि रियासतों का और हुकूमतों का जो रवैया है वो ये इंस्टीट्यूशनल रिएक्शन हमारे सामने नहीं आ रहा। जो हमने देखा कि मलिक अहमद खान साहब, जो कि इस वक्त पंजाब के लॉ मिनिस्टर हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे प्रोग्राम्स की बड़ी सरपरस्ती करते रहे हैं और बड़े उनको मयाना रवि के हवाले से समझा जाता था कि मॉडरेट वॉइस थे। उन्होंने जिस तरह से बैठ के इस काले कानून और काले करतूत और काली हरकत को एक प्रोमिनेंट सहाफ़ी के ख़िलाफ़ उन्होंने डिफेंड किया, उसे जस्टिफाई किया, ये भी पाकिस्तान की तारीख का एक अजीब व गरीब किस्म का लम्हा था, एक डार्क मोमेंट था। बिकॉज गुज़िश्ता 40 बरस की तारीख तो ये थी कि हमने देखा कि जनरल ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ ख़त्म होने के बाद अगर सहाफ़ी किसी को उठा लिया गया, मारा पीटा गया, तो इतना रिएक्शन होता था सहाफ़ती सर्कल्स का, मीडिया की तरफ से, हुकूमतों की तरफ से भी हो जाता था, सिविल सोसाइटी की तरफ से होता था कि लोगों को छोड़ दिया जाता था और मामला ख़त्म हो जाता था। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो है उसको हथकड़ियाँ भी लगाई गई हैं, उसको सलाखों के पीछे खड़ा किया गया है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस तरफ आता हूँ सियासत की तरफ, और फिर मलिक साहब आप भी शामिल होइए। ये फरमाइए कि खान साहब ने एक इशारा किया कि बातचीत हो सकती है, आप इलेक्शन को का जो अनाउंस कर दें, डेट अनाउंस कर दें। आपको लगता है कि खान साहब इज़ अ चेंज पर्सन आफ्टर दिस, ये सारा एक्सपीरियंस जो था और अब उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और वो अब 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड वाली पॉलिसी पे आ गए हैं, एग्रेशन कम हो गया है और ज़्यादा प्रैग्मेटिक हो गए हैं? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मुझे लगता है प्रैग्मेटिक तो खैर वो शुरू से ही थे। आप किसी भी स्टेप एंड स्टेज में उन्होंने देखें अपने आप को गिरफ्तार नहीं होने दिया, उन्होंने इस तरह की रेड लाइंस क्रॉस नहीं की हैं, उन्होंने खुल के नाम नहीं लिए हैं। वो ये कहते ज़रूर रहे हैं कि मैं नाम ले दूंगा, मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, अगर मुझे कत्ल किया गया, असैसिनेट किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ जो वो बार बार रेफरेंस देते रहे हैं, वो ज़ाहिर है कि वो रेफरेंस एक ख़ास तरीके से वो दिया है, उन्होंने उसका मकसद बड़ा क्लियर था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ और किसने किया था उनके साथ सब कुछ। तो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह वो नहीं खुल के बोल रहे, क्योंकि वो ज़्यादा खुल के बोलते थे चीज़ों में, वो नहीं ऐसा कर रहे। तो प्रैग्मेटिक तो वो शुरू से थे और शायद उनको जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि कहीं से ये कहा गया है कि आप अगर एक ऑफ़र इस तरह की कर दें तो चीज़ों का हल निकल सकता है। वो ऑफ़र ग़ालिबन इसी किस्म की है कि 17 जुलाई को अगर आपकी पार्टी जो है अच्छा परफॉर्म कर लेती है या 10 से 11 से 12 से ज़्यादा सीटें जो है वो ले लेती है, तो फिर एक जनरल इंतखाबात की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन ये भी ऐन मुमकिन है, जो दूसरी तरफ से व्यू है कि जो लोग ये मशवरे दे रहे हैं उन्होंने पहले भी बहुत सी चीज़ें डिसइंफॉर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल की हैं। वो खेलते हैं, वो इनको एक बार फिर खेल रहे हैं और इमरान खान साहब जो है वो आप बिलीव करना चाह रहे हैं कि शायद वो सच उनसे कह रहे हों।
ये तो पता ही चलेगा हमें कि 17 जुलाई को क्या होता है, बिकॉज एक अवाम की पॉपुलैरिटी है वो भी हम देख रहे हैं, इंतजामी ढांचे की कामयाबी है वो हम इमरान खान रियाज की शक्ल में देख रहे हैं, तो दोनों सूरतें हमारे सामने हैं। डॉक्टर साहब दोनों सिनेरियो में आपके सामने रखता हूँ, अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं, जो मेरी लॉजिक कह रही है, मेरा ओपिनियन है कि अगर वो जीत जाते हैं इसका मतलब है कि उनका ये जो कॉन्सेप्ट है जी जनरल इलेक्शन कराए जाए वो डोमिनेट कर जाएगा, और अगर जनरल इलेक्शन ही होने हैं और इमरान खान की वापसी होनी है तो फिर ये वो अमेरिका, अफ्रीका और तंजानिया ये जो सारा कुछ हुआ है, तो ये वो जो शख्सियतों का क्लैश वो मेरी समझ के बाहर है कि 2 महीने में किस तरह सेटल हो सकता है। ये एक सिनेरियो है। दूसरा है कि PML जीत जाती है, अगर वो जीती है तो इमरान खान का एग्रेशन क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि इमरान खान डेफिनेटली इस पोजीशन पे आएगा मेरे खिलाफ धांधली हुई है, फिर क्या होगा? देखिए, अगर इस सिनारियो को हम देख लें कि वो कामयाब हो जाते हैं तो परवेज़ इलाही साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, और फिर देखना ये होगा कि क्या वो फौरी तौर पर पंजाब की असेंबली को तोड़ने के फेवर में होंगे। मुझे शक है कि वो इसके फेवर में नहीं होंगे। मेरे कानों में खबर पड़ी है कि परवेज़ इलाही साहब कह भी रहे हैं सर्टन क्वार्टर्स को कि अगर आप मुझे चीफ मिनिस्टर बनने दें तो मैं इमरान खान साहब को ज़्यादा मयाना रवि की तरफ और मॉडरेशन की तरफ मैं उनको ला सकता हूँ। उसका मतलब ये है कि वफाकी हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कुछ और देर तक काम करने दिया जाएगा। पंजाब में PML PTI की गवर्नमेंट हो जाएगी, चीज़ें एक बेहतरी की तरफ जाने लग जाएंगी, और नवंबर 2022 के बाद दिसंबर में या जनवरी 2023 के अंदर इंतखाबात जो है हो सकते हैं। ये एक सिनारियो है। दूसरा सिनारियो है कि हमजा शहबाज उस तरह से कामयाब हो जाते हैं जैसे कि हमजा के सपोर्ट करने वाले क्वार्टर्स चाहते हैं कि उनको 12-13 सीटें जो है मिल जाएं ताकि 177 में उस तरह से डल जाए और वो एक स्टेबिलिटी हो जाए। अब उसमें मुझे लगता है कि उसके बावजूद स्टेबिलिटी इसलिए नहीं आ सकेगी कि हमजा को 10-11 सीटें दिलवाने के लिए खासा जोर लगाना पड़ेगा। जब वो जोर लगाएंगे तो उसके असरात भी नजर आने लग जाएंगे। बाई इलेक्शन में कुछ ना कुछ एविडेंस इकट्ठी हो जाएगी और तहरीक इंसाफ के पास मजीद मवाद होगा अपनी एजिटेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो तहरीक इंसाफ को जब तक कुछ ना कुछ मिलेगा नहीं, वो सिस्टम को चैलेंज करते रहेंगे, और जितनी देर तक वो सिस्टम को चैलेंज करते रहेंगे सिस्टम में कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम की डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं बन पाएगा। इस वक्त सिस्टम को अगर आप लॉज में देखें, साइंटिफिक लॉज में, तो इसका जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम, वो बिल्कुल अनस्टेबल है। ये बिल्कुल मुश्किल से खड़ा हुआ है और ये किसी भी तरफ इसको धक्का लग सकता है। भट्टी साहब, अच्छा डॉक्टर साहब गुजारिश है कि अब सोशल मीडिया का दौर है। इमरान रियाज का आपने खुद फरमाया पूरी दुनिया देख रही है। अब करोड़ों लोगों के पास हर वक्त चलती फिरता ये मीडिया है, तो क्या आप समझते हैं अब धांधली करना माजी की मुताबिक आसान होगा, या हुकूमत को 5 से 20 करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है? मुझे तो नज़र लग रहा है, आप क्या समझते हैं? भट्टी साहब, मैंने अभी भी इसी हवाले से प्रोग्राम किया जिसमें आरिफ हबीब अकरम साहब भी थे उस प्रोग्राम में। उससे पहले मैंने फाफन का और पटन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी जिसमें उन्होंने बताया कि 160 तरीके हैं जो सारे के सारे इस वक्त अप्लाई हो रहे हैं रिग करने के लिए इन बाई इलेक्शंस में। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आज इस हवाले से, उसकी फिर एक प्रेस रिलीज भी जो है वो इशू हुई है, जहाँ सोशल मीडिया है, ट्रांसपेरेंसी है, एक शफाफियत है, चीज़ों का पता चल रहा है। वहाँ और भी नए तरीके हैं। एक तो ये है कि 8300 पे अभी तक मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ कि जब लोग वहाँ पे अपना भेजते हैं मालूम करने के लिए कि पोलिंग स्टेशन उनका कौन सा है, तो उनको 2023 का डेटा वहाँ पे मिलता है, या उनको दूसरी बात है कि कई दफ़ा उनको कई मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन मिलते हैं। अभी तक वो मसला हल नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ने गालिबन पिछले 24 घंटे में तहरीक इंसाफ को एक बार फिर रीएश्योर किया है उनकी पिटिशन के ऊपर कि जी हमने उस मसले को 1 जुलाई से ठीक कर दिया है, लेकिन अभी तक उसकी टेस्टिंग जब करते हैं तो उसके रिजल्ट्स ठीक नहीं आते। उसका प्रैक्टिकल इफेक्ट ये है कि जब लोग वोट डालने पहुँचते हैं तो 2-2.5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद उनको पता चलता है कि ये पोलिंग स्टेशन उनका दुरुस्त नहीं है। उसके बाद उनके पास ऑप्शन होती है कि क्या वो दोबारा यहाँ से कुछ मील दूर जाके दूसरे पोलिंग स्टेशन पे जाएं और वहाँ भी लाइन में खड़े हो जाएं। उतनी देर तक वो इतने बदल हो चुके होते हैं, डीमोरलाइज होते हैं कि वो नहीं जाते। तो इस किस्म के ये एक हथकंडा है इलेक्शन को मैनेज करने का, इन्फ्लुएंस करने का। इस तरह के दर्जनों हथकंडे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि लोग खुल्लम खुल्ला इलेक्शन में वोट खरीदने की बात कर रहे हैं। 10,000 रुपये वोट है एक फैमिली के 4 वोट खरीदने के लिए। उसके अलावा तरक्याती मंसूबे जो हैं वहाँ से भी पैसे निकाले जा रहे हैं। कई दफ़ा और कई तरक्याती मंसूबे ओरल शुरू हो गए हैं जहाँ ठेकेदार या कोई और पैसा लगा रहा है और जिसको बाद में पैसे मिलने हैं। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि धांधली की पूरी तैयारी है और धांधली होगी। उसके बाद उस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा ये देखने की बात। तो डॉक्टर साहब माफ़ी चाहता हूँ, मलक साहब आएंगे। सुप्रीम कोर्ट वाशगाफ लफ्ज़ों में कह चुकी है कि कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना किए जाए, किसी किस्म की धांधली ना की जाए। क्या हुकूमतें हमारी इतनी बासर और मजबूत हो चुकी हैं कि वो अदालतों की
तौहीन अदालत भी करती हैं और उनकी भी परवाह नहीं करती। क्या वजह क्या है, क्यों शफाफ इलेक्शन नहीं दे पा रहे हम इस मुल्क को? बट साहब बड़ा अच्छा ये सवाल है। आप देखिए, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो 10 पेज का डिसीजन लिखा था हमजा शहबाज को 22 तारीख तक चीफ मिनिस्टर रखने के लिए, उसमें एक पैराग्राफ ये भी कहता था कि आप हुकूमती ज़राए को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इलेक्शन पे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन। उसमें एक बाकायदा एक पैराग्राफ है उस 10 पेज के डिसीजन में। उसके बावजूद 2 या 3 दिन पहले मरियम नवाज साहिबा ने रात को एक जलसे में कहा कि कल हमजा जो है वो एक बहुत बड़े पैकेज का, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा जो पैकेज है, रिलीफ पैकेज है, उसका ऐलान करेंगे। और अगले दिन फिर हमजा कुछ घंटों के बाद हमजा शहबाज साहब ने कहा कि 100 अरब रुपए की सब्सिडी जो है हम दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के मद में, जिसे अब इलेक्शन कमीशन ने उसको चैलेंज किया है और उस पर रद्द-ए-अमल हो रहा है। तो एक आप देख रहे हैं कि जो हुकूमत वक्त है उसको सुप्रीम कोर्ट की या इलेक्शन कमीशन की कोई परवाह या कोई खौफ ऐसा है नहीं। अगर यही चीज़ अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत करती इससे पहले, तो मैं समझता हूँ कि अदालतों का और सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट्स का जो रद्द-ए-अमल होना था, और हमारा जो उर्दू सहाफ़ती टेलीविज़न चैनल्स हैं इनका भी रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद होना था। लेकिन यहाँ आप देख लें इनका रद्द-ए-अमल इतना नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बजाय इसके कि हम बड़े बगलें बजाते थे इस थर्ड कंसेक्टिव डेमोक्रेटिक है, तो हम तो लगता है कि ये वो जो पुराना टेक्स्ट बुक का था कि जी ये तसलसल होता है, हमें लगता है हम बड़ा ट्राइबल और पीछे तरफ मराजियत कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग आवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। जो बातें पहले बिहाइंड डोर्स होती थी वो भी सामने हो रही हैं। क्या पीरियड है ये, क्या हैद है? देखिए, मेरा ख्याल है कि दुनिया के बदलते हुए हालात में, चूँकि 1990s में जो कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन का, और फिर उसके बाद दुनिया के हालात बदलते चले गए, तो आहिस्ता आहिस्ता अब दुनिया की सूरत हाल ऐसी हो गई है कि ओवर्ट जो विजिबल मार्शल लॉ है वो उसकी कबूलियत जो है वो नहीं रही है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, और इंटरनेशनल जो डोनर एजेंसीज हैं उनके साथ उसकी कबूलियत जो है वो नहीं रही है। तो उस दबाव को हैंडल करने के लिए पाकिस्तान में उसूली तौर पर फैसला ये हुआ है कि यहाँ पर मार्शल लॉ नहीं लगेगा। बड़ा सेंसिटिव आपने कमेंट किया है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके एक्सपीरियंस से ये जो हुकूमत में आते हैं लोग, आपने कहा हुकूमत किसी और की होती है, इसके जिम्मेदार निज़ाम है कि सियासतदान है? दोनों में से कौन जिम्मेदार है? देखिए, मैं समझता हूँ सियासतदान तो है ही है, लेकिन हम भी हैं, मीडिया भी है, पूरा माशरा है। क्योंकि एक अंडर डेवलपमेंट है ना, यानी वो अंडर डेवलपमेंट सिर्फ माशी और इकनॉमिक नहीं है, जहनी पसमानगी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल कंसेंसस या डायरेक्शन बन ही नहीं पा रही। असूली तौर पे तो यहाँ पे कम से कम 2 बड़ी सियासी जमातों में, उसमें इमरान खान साहब की भी बहुत बड़ी गलती है, उनका बहुत कसूर है कि वो बड़े भोले साबित हुए। वो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके। जो अब ये सही है कि वो बाकी सियासतदानों से हट के अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं, खुले दिल से कहते हैं मुझे ये नहीं पता था, मुझे ये नहीं समझ आया, मैं समझता था कि वो भी करप्शन को बुरा समझते हैं, सो ऑन। लेकिन उन्होंने करप्शन की बुनियाद पे पाकिस्तानी सियासत को दारुल हरब और दारुल इस्लाम में डिवाइड कर दिया। खुद वो इस्लाम की साइड पे चले गए, अपने मुखालफों को दारुल हरब में डाल दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि उनका कोई प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन किसी और सियासी जमात के साथ नहीं है। तो चूँकि तीनों चारों बड़े सियासी जो हमारे खिलाड़ी और प्लेयर हैं वो सब आपस में उनकी बनती नहीं है, और ख़ास करके इमरान खान साहब की चूँकि नहीं बनती दूसरे महाज से। तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के इस रवैये की वजह से शहबाज शरीफ को वापस आने में फ़ायदा हुआ है? जी बिल्कुल। चूँकि इमरान खान साहब पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सके, उनकी नाइविटी रही है, इसी वजह से ये सारी सूरत हाल डेवलप कर दी। अगर उनकी इतनी नाइविटी ना होती तो वो अपने पॉलिटिकल लिंकेजेस डेवलप करते सिस्टम में। अच्छा, मैं बड़ी साहब आपसे भी एक सवाल चाहता हूँ, फिर बाद में उनका कमेंट भी देते रहेंगे। ये जो उन्होंने बात की है कि खान साहब ने इस निज़ाम को सही तरह समझा नहीं है, और वो जो अपने प्रिपेयर्ड होने की बात करते थे वो शायद इतनी दुरुस्त नहीं थी डॉक्टर साहब के मुताबिक, और वहाँ यहाँ ज़्यादा उन्होंने शायद दुश्मन बनाए और दोस्त कम बनाए। आप एग्री करते हैं? नहीं, देखें, करप्शन के खिलाफ किसी ने तो उठना है। यही मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाती रही, यही पीपल्स पार्टी नून लीग पे लगाती रही। सिरे महल का इल्ज़ाम इमरान खान ने तो नहीं था लगाया इन पे, स्विस केस का इल्ज़ाम इमरान खान ने तो नहीं था लगाया इन पे। नवाज मोहतरम बेनज़ीर भट्टो की तस्वीरें वो तो नहीं करते रहे। 2 दफ़ा नून लीग की हुकूमत गिरी, 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की माफ़ी उन्होंने किया। अब बदकिस्मती ये हुई कि माजी में ये दोनों सियासी जमातें जो आती थी एक दूसरे को NRO दे देती थी। इमरान खान उस NRO में रुकावट बन गए, और बाज़ और लोग जिनके भी कोई फ़वायद थे
उन्होंने कहा कि अगर भाई ये खाते हैं तो शायद इसी तरह मामला चलने दें। फिर आपने अमेरिका में नवाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म ने कहा मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मुझे वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल करना होंगे, और उन्होंने करना चाहा। तो शायद ये चीज़ें इतनी पसंद ना की गई हों। मादी में बज़ाहिर अगर कहीं बैठा हूँ तो मुझे पीछे से कोई और चला रहा है तो फिर मैं जिम्मेदार तो नहीं। अगर मैंने जिम्मेदारी लेनी है हर अच्छे या बुरे काम की तो मुझे पावर भी दो। नहीं, लेकिन बड़ी साहब एक बात है, अगर मैं इसमें गलती एक और भी समझता हूँ। मुहीद साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मगर एक छोटा सा कमेंट कर दूँ कि भाई अगर इफ़ आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म माई ड्यूटीज़ और मैं अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि भाई नहीं, मैं नी मुराद इख्तियारात के साथ नहीं चलूँगा। थोड़ा इंटरनेशनली आते हैं। मुहीद पीरज़ादा साहब, ये फरमाइए कि ये यूक्रेन की जंग जो है इससे एक बहुत बड़ा इकनॉमिक रिसेशन आ रहा है और यहाँ इकनॉमिक मेल्ट डाउन की बातें हमारे मेन मीडिया और प्रेस में और प्रिंट में आना शुरू हो गई हैं। आप इस फैक्टर को कैसा देखते हैं? यहाँ जो बड़े मफादात काबिज़ हैं हमारे सियासी स्ट्रक्चर पर, उसमें जो इकनॉमिक एक पहलू आ रहा है आवाम की जो इम्प्रोवाइज क्या होते हैं एम्पावरिशमेंट, तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी आने वाली सियासत के में क्या ये फ़र्क डालेगी खान की पॉपुलैरिटी पे, या आपको लगता है नए लीडर भी उठ सकते हैं? देखिए, बड़ा दुखी सब्जेक्ट है। पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि पिछले तकरीबन 30-35-40 बरस से कंपैरेटिवली स्पीकिंग बाकी सारा जो रीजन और दुनिया है उसके मुकाबले में पाकिस्तान के अवाम एम्पावरिश हो रहे हैं। सो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो 1980s तक जो है वो निस्बतन रीजन के बाकी लोगों के मुकाबले में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो थी वो बेहतर थी, और उनकी जो रियल इनकम थी वो भी बेहतर थी। अगर डॉलर टर्म में उसको आप देखते, उनकी जो इनकम थी हिंदुस्तान के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में, श्रीलंका के मुकाबले में, बर्मा के मुकाबले में बेहतर थी। अब गुज़िश्ता जो 32 बरस गुजरे हैं, 35 बरस गुजरे हैं, उसमें ये सारे इंडाइसेस उलट हो गए। अब इनकम इनइक्वालिटी भी पाकिस्तान में बाकी सारे रीजन से ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चली गई है नीचे, क्वालिटी ऑफ फूड और कैलोरिक वैल्यू भी नीचे है, तालीम का स्टैंडर्ड भी सबसे जो है नीचे है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बाकी सारे खिते से ज़्यादा बुरी है, होमिसाइड रेट भी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान की अशराफिया का जो कंट्रोल है और चंद हज़ार लोग और चंद सौ फैमिलीज़ जो हैं वो पाकिस्तान का तमाम जो इकनॉमिक और सियासी और पॉलिटिकल और ख़ास करके माशी ढांचा है उसको कंट्रोल करते हैं। और वो चूँकि मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज़ और तस्वरात और डेमोक्रेसी की बातें, एंटी डेमोक्रेसी की बातें, करप्शन की बातें जो है वो निकालते रहते हैं। और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो ये समझ ही नहीं पा रहे। अब उसमें आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने निस्बतन थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन की है, उन्होंने एक लोगों को शऊर दिया है, लोगों को एक समझ आई है, लेकिन लोग बड़े कमज़ोर हैं और निज़ाम और अशराफिया बड़े ताकतवर हैं। अभी अब जिस फिर मेरे जहन में आता है कि इमरान रियाज खान जो है उसने क्या किया। इमरान रियाज खान ने कुछ भी नहीं किया। अगर मेरी आप ऑनेस्ट ओपिनियन पूछेंगे तो इमरान रियाज खान बोल ही रहा है, और अंग्रेज़ी में कहते हैं कि स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स कैन नेवर हर्ट मी। तो सिस्टम एक्चुअली इतना फ्रेजाइल है, पाकिस्तान का अशराफिया का निज़ाम इतना कमज़ोर है और इतनी गलत बुनियादों पे खड़ा है, इतना अनस्टेबल है कि सिर्फ एक आदमी के बोलने से ही उनको लगता है कि ज़लज़ला आ जाएगा, इसीलिए उसको उन्होंने बंद कर दी। अच्छा, मैं मलिक साहब आपका इनपुट लेता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की पीरज़ादा साहब ने। ये कह रहे हैं कि चंद सौ फैमिलीज़ हैं और उधर कोई रियलाइजेशन नहीं है, यूँ लगता है कि अजीब डिस्कनेक्ट है। उनकी दुनिया बड़ी खूबसूरत है। कभी हम जब जाते हैं उनके क्लब्स में, उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ में, तो उनको मुझे लगता है कि नीचे का कंसर्न नहीं लगता। ये आपका नहीं, मेरा बहल है डॉक्टर साहब, क्योंकि वो उनकी इंग्लिश हमसे अच्छी है, मैं ज़रा लोरी ज़ुबान में उनकी ज़ुबान करें तो असल में ये जो जिन लोगों की बात करते हैं उनकी वोकेशन गर्मियाँ तो वेस्ट में होती हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो लेवल है सारा काम उनका। उन्होंने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रखा होता है प्राइम मिनिस्टर, उसको दे देते हैं SHO निबड़ लो, डिप्टी कमिश्नर निबड़ लो, फॉरेन पॉलिसी पे तुम्हारा इख्तियार नहीं, फिनेंस पे तुम्हारा इख्तियार नहीं। सबसे बड़ा जो सवाल है वो इस रियासती ढांचे से है। वो बड़ा सिंपल सवाल है कि 47 से 2022 तक ये सारा ढांचा, सारी हुकूमतें जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, 4 मिलिट्री रजीम्स, 8000 अरब से चलने वाली ये रियासत एक फेयर इलेक्शन का सिस्टम नहीं बना सकती। जब तक अगर आपने वेस्टर्न डेमोक्रेसी रखनी है तो उसका एक प्री रेक्विजिट है, एक एजुकेटेड अवाम, नंबर 2 ऐसा इलेक्शन का निज़ाम जिसमें लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो कि जो मैं वोट डालूंगा उसको जाएगा और उसकी हुकूमत बनेगी और उस वोट से मैं हुकूमत तोड़ूंगा। जब तक ये आप काम नहीं करेंगे ये कॉमेडी की मशहूरी रहेगी और हम बाकी टॉक शो करते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। डॉक्टर साहब को भी राय लो ना। मैं जरा सवाल का इलेक्शन में डॉक्टर साहब आप भी बोले ना, ये फेयर और फ्री इलेक्शन के बगैर आप डेमोक्रेसी चला सकते? कोई भी नहीं चला सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, एक पैरेलल ब्लॉक इमर्ज कर रहा है। अमेरिका
साम्राज्य लागर हुआ है। और आप देखें तो इंडिया वाज द मेन बेनिफिशरी हमारे रीजन में कि उसने अपनी प्राइसेस को नीचे रखा वहाँ पे। तो आपको लगता है ये पोटेंशियल हमारी इशराफिया में कि वी कैन मेक बेनिफिट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी दैट हैज़ अराइज्ड इन टाइम? नहीं, अगर सिंपल आपने आंसर येस नो में पूछना है तो हमारी अशराफिया के अंदर मगरब की दुनिया को या हिंदुस्तान को हैंडल करने की कोई सलाहियत नहीं है। पिछले गुज़िश्ता 12-13 बरस से जो डायरेक्शन हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और अशराफिया ने मिलकर एक इख्तियार की फॉरेन ऑफिस और इस्टेब्लिशमेंट ने, वो ये थी कि हमें बैलेंस करना है अपने, क्योंकि वैसे हमारे मगरब से तो हम बड़ा हमारा क्लोज रिलेशनशिप रहा है। कम से कम 2010-11 तक तो हम नॉन नेटो एलाइड थे, सबसे मेजर एलाइड थे, नॉन सबसे बड़े अमेरिका के। फिर उसके बाद हमारे जब हमने देखा कि अमेरिका से हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं तो हमने कोशिश की कि हम रूस की तरफ भी जाएं और चीन से भी ज़्यादा बैलेंस करें। इतनी देर में बेल्ट रोड इनिशिएटिव आ गया, वो बुनियादी तौर पे चीनी इनिशिएटिव था, हम उसका हिस्सा बन गए उनकी ऑफ़र में। जिसके बाद 2015-16 के बाद से 16 के बाद से अमेरिका में जब उसके हवाले से एक टेंशन पैदा हुई, अमेरिका मीनवाइल ये चाह रहा था, वो देख रहा था उभरते हुए इस ऑर्डर को, वो ये चाह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के ब्लॉक का, उसके असर रसूख का हिस्सा बन जाए, जिस चीज़ को हम कम से कम 2022 के शुरू तक मानने को तैयार नहीं थे। अब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ने हमारी अशराफिया को गर्दन से पकड़ के हिंदुस्तान के ब्लॉक में डाल दिया है। और हिंदुस्तान मीनवाइल चूँकि इंडिपेंडेंट है तो हिंदुस्तान जो है वो खेल रहा है, वो शॉटें मार रहे हैं, वो इसे कहते हैं बैलेंस कर रहे हैं। एक तरफ वो रूस और चीन के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, दूसरी तरफ वो अमेरिका को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वेस्टर्न ब्लॉक को। तो जो मेजर पावर रीजन में अब क्लियरली इमर्ज कर गई है वो हिंदुस्तान है। हमारी बचाव ये था कि हम चीन और रूस के दरमियान बैलेंस करते और चीन रूस को लेकर चलते और अमेरिका से अपनी पोजीशन को नेगोशिएट करते। वो हम करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसको हमने मिसमैनेज कर दिया है और अब हम हिंदुस्तान के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में चले गए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कीमती वक्त दिया, लाइटन किया और एक ब्रेक का वक्त हुआ है। नाजरीन, ये जो बातें डॉक्टर साहब ने की हैं इस पे मैं अब भट्टी साहब का इनपुट लूँगा और क्या हम क्यों दुनिया में जो इस बुरे वक्त में अगर कुछ अपॉर्चुनिटी निकलती भी है तो वाई वी कांट मेक यूज़ ऑफ इट। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। हम आप घर की ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो आप देखते हैं यार ये तो सस्ती मिलती है, मेरे घर का मफाद इसमें है, तो ये पाकिस्तान भी तो हमारा घर है या यहाँ दो घर हैं, किसी ऊपर का मफाद और जो एलीट अशराफिया है उसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो जब भी जिस भी अहम हुकूमत में जाते हैं अपना माली मफाद, मुल्की मफाद पर अपने माली मफाद को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि हम IMF के चक्कर में फंसे और 23 दफ़ा जा चुके और हर हाक में वक्त जो आया वो अमीर से अमीरतर हो गया और पाकिस्तान का कर्जा हर गुज़रे वक्त से ज़्यादा आने वाले वक्त में बढ़ता रहा। जब तक हमारी हुक्मरान एलीट अशराफिया सारी जितनी भी है मिल बैठ के इस पाकिस्तान को अपने घर की तरह इसकी हिफाजत और इसका एक एक पैनी बचाएं, उस वक्त तक बेहतरी के आसार मुझे दूर तक नज़र नहीं आ रहे। यहाँ तक कि आपने तालीम प्राइवेट करके बेच दी, सेहत बेच दी, साफ पानी नहीं दे सके। 75 सालों में हमने बड़ा कुछ किया लेकिन सिर्फ अशराफिया के लिए। ये मलिक साहब, मैं थोड़ा सा सवाल बदलता हूँ, वक्त बड़ा कम है। आपकी एक स्टोरी है, मैं वही आपको याद दिलाता हूँ। यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब बात हो रहे थे और आपने स्टोरी दी थी कि किस किस जगह पे कहाँ नोट बांटे गए, बड़ी आपकी स्टोरी हिट भी हुई थी। डू यू थिंक सेम थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ विद रिगार्ड टू जो इलेक्शन 17 तारीख के आ रहे हैं? मैं तो इमरान खान के हाइपोथेसिस के साथ हूँ कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, तो इतनी साजिश कमज़ोर नहीं हो सकती कि 2 महीने के बाद वो ज़िमनी इलेक्शन जीत जाए, फिर जनरल इलेक्शन जीत ले और वज़ीर आज़म बन जाए। मुझे कोई लॉजिक नहीं। वज़ीर आज़म तो बनने की बात ही नहीं। मेरा पॉइंट आर्गूमेंट ये कि ये सिस्टम जिससे इमरान खान लड़ रहा है इतना एकदम नोबल हो जाए कि ज़िमनी इलेक्शन फेयर हो जाए, मेरी अकल एक बात तो तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। देखिए, थोड़ी सी इजाज़त दें, मैं दुनिया की मिसाल लेता हूँ। दुनिया में पास नहीं है, मैं दुनिया का पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब मुल्क, मैं उसकी मिसाल लेता हूँ। उस मुल्क में अमेरिका ने साजिश करवा के कू करवाया, वहाँ के सदर को भागना पड़ गया, वो भाग गया, बाहर बैठ के उसने इलेक्शन लड़ा। वो जो अमेरिका ने सदर बनवाई थी ना अपनी, उस वक्त जेल में 10 साल कैद सज़ा काट रही है और वो जो एवो मोरालेस है वो वापस आ गया और उसकी वहाँ पे गवर्नमेंट, तो अमेरिका की साजिशें नाकाम भी हुई है। देखिए वो होगी, मगर यहाँ इस तरह तो दुनिया में नहीं ना होता कि एक मुजरम हो वो लंदन में बैठा हो। यहाँ बताएं
पिछले साल जब नवाज इमरान खान आया 2018 में, सारे पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप बीमार हो गए, सारे हॉस्पिटलों में है, कोई दिल तो गया, कोई कैंसर तो गया, मरने में 2 घंटे रह गए, किसी के 1.25 घंटा रह गया। अब सारे फर्स्ट क्लास हैं, आपसे 10 गुना ज़्यादा लाल उनके चेहरे हैं। मेरा पॉइंट है, जहाँ पे आपने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनना है, आप इस तरह के लोग लाएंगे। आप प्राइम मिनिस्टर ना ढूंढ रहे हैं, ना फिर इलेक्शन कराते हैं, ना यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सारे ग्रुप्स हैं और ये अपनी अपनी गेम कर रहे हैं। अच्छा बड़ी साहब, आप ये फरमाएं, कोई नो कॉन्फिडेंस, हिलजुल, MQM की नाराज़गी है, बाप नाराज़ है, काम चल रहा है, कोई ऐसी खेल बन रहा है? काजी साहब, मेरी राय से ज़्यादा उनकी अपनी MQM के मोहतरम वसीम अख्तर साहब हैं, उनकी गुफ्तगू है, उनके दीगर लीडरों की गुफ्तगू है कि हमें ज़बरदस्ती बांध के रखा है, हमारे साथ कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकती, अगर हमारे से वोटों से हुकूमत बन सकती है तो गिर सकती है। बाप पार्टी का भी ये मौक़िफ़ टीवी पे वो अपना इजहार कर चुके हैं। बात नज़र में करते नहीं है ना, वो हाँ, 2 बंदे है क्या उनकी मजबूरी है, उनको किसने बांधा हुआ है? 2 बड़ी जमातें हैं और खुल के इजहार कर चुकी हैं कि हम इस हुकूमत ने हमारे साथ वादा खिलाफी की, हमें चीटिंग की, हम इससे ज़्यादा बेहतर PTI के साथ थे इत्तेहाद में, हमें इधर भेज कर गलती की, ये उनका कहना है। आपको तंग करने की, और आपका ख्याल है कि ज़िमनी इलेक्शन फेयर हो जाएंगे। अच्छा मैंने देखे उसका रिजल्ट क्या आता है, मैंने तो कहा है जो मुख्तलिफ रिपोर्टरों से सर्वे किए गए उसमें, हाँ यकीनन जो आपकी बात आपको मेरे से 10 गुना पता है क्या इंतजाम हो रहा है। इधर पाकिस्तान के लोग हैं, जरा इंतजाम बताया ना क्या हो रहा है इलेक्शन धांधली में, तो किसी ने PhD की है, मैं नाम नहीं लूंगा, थोड़ा सा बताया ना वो क्या फार्मूले बन रहे हैं। यार इलेक्शन में काजी साहब वोट किसने डाला ये मैटर नहीं करता, रिजल्ट क्या आया वो मैटर करता है। मैंने वो भी देखा हुआ है कि एक पोलिंग स्टेशन से गाड़ी निकली, वाइट गाड़ी, इस लाइक उसका नंबर है 10-20, उसको फॉलो किया गया। वो गाड़ी जिसमें बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स थे, जिसमें काउंटिंग हुई थी, वो 10-20 गाड़ी रास्ते में से गायब हो गई और एक और वाइट गाड़ी उधर जाय साहब के चक्कर में मिली, जिसमें एक पार्टी हारी हुई पूरी जीत गई। मतलब ये कमालत हुए हैं, बंद हो मुट्ठी चीज निकल जाए। फिर ये कांग्रेस स्कॉलर ने ठीक कहा था कि यहाँ वोट देने वाला मैटर नहीं करता, वोट गिनने वाला मैटर करता। ऑफ कोर्स, ये देखें खुद। अच्छा ये बताएं कि अब एक सिनेरियो सिर्फ आसफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान से 2013 में, सदर पाकिस्तान वो कह रहे थे 2013 का इलेक्शन दादरी वाला हुआ है, RO के इलेक्शन है, ये मेरी जुबान नहीं है, ये मोहतरम हर कोई कह रहा है। बड़ी साहब 2-3 सिनेरियो बन रहे हैं, मैं दोनों से बारी बारी पूछता हूँ। पहले आप ये बताएं कि अगर वो 17 को हार जाते हैं इलेक्शन, तो उन्हें नया मटीरियल मिलेगा धांधली का और वो एक मोमेंटम बनाने की कोशिश करेंगे, फिर सर दर्द तो वो रहेगा उनका खान साहब का। तो आपको क्या नज़र आता है? और दूसरा ये कि क्या सदर साहब भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं शहबाज शरीफ साहब को? नहीं, इस सूरत हाल में नहीं कहेंगे। देखिए, लोग पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन समझ रहे हैं, मेरी नज़र में ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन है। अगर PTI जीत जाती, अगर मैंने लफ्ज़ का, अगर मैंने तो रिजल्ट नहीं बनाना, वफाक हुकूमत 3 दिन नहीं चल सकती। और अगली बात बता दूँ, मलक साहब की राय अपनी जगह मोतबर है और मुझसे ज़्यादा बेहतर होती है। PTI इलेक्शन जीत गई तो पंजाब असम्बलियाँ हो सकता है वो खुद ने इलेक्शन की तरफ जाए, लेकिन जो ये मैं खबर की बुनियाद पे, अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद वफाक का चलना सिर्फ 2 सीटों से है। देखिए, सिंध में पीपल्स पार्टी, KPK में PTI, पंजाब में भी PTI और MK वो आ जाए, काफ लीग, बलूचिस्तान में हो। तो क्या शहबाज शरीफ साहब मोहतरम सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रहेंगे? बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी तो नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब था, उसने IG लगाया तो उन्होंने कहा मैं इसको ना लारस गार्डन का, बागे जनाह का चौकीदार लगा दूंगा, तो फिर मामला चल नहीं सकेंगे मेरे ख्याल में। बाकी मलक साहब इल्म है। अच्छा, मैंने आपसे खबर और भी लेनी है भट्टी साहब, सॉरी मैं पहले मलक साहब ये मैं भी आपकी खबर दे दूँ। जब आपने IMF से डील किया ना, उन्होंने कहा मिनिमम हम तब डील करेंगे जब हमें गारंटी हो ये हुकूमत 1 साल की होगी। मैं आपको एक टेक्निकल पेचीदगी में डालने लगा, ये जो हुकूमत आपकी यहाँ बैठी हुई है वो इसलिए बैठी है, उन्होंने इसलिए IMF, अभी तक आपको पता है IMF ने ना आपको ना जिंदा रखा है ना मुर्दा रखा है।
मुझे कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा कि फेयर इलेक्शन होंगे। लॉजिकली ये सही कह रहे हैं, पॉपुलर है, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा, मैं कुछ और बहस कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि पंजाब हुकूमत हिलेगी, मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ जाएगा, क्योंकि अगर आपने उधार से मुल्क चलाना है तो फिर शहबाज जी को रखना पड़ेगा। वो कोई पैसे मेरा लास्ट फिक्रा सुने, अगर आपने मुल्क उधार से चलाना है शहबाज जी को रखना पड़ेगा। उधार से चलाना है या नहीं चलाना, उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं की अभी तक, इसीलिए ये उन्होंने उन्होंने कहा ये 4 शर्तें जाएं पूरी करके। अभी पिछले दिनों यूसुफ नदर साहब हमारे साथ थे, तो वो उन्होंने कहा अभी पैसे भाई हाँ भी ले लिया आपने, पैसे ले लिए अभी हाँ ना नहीं, अभी वो पैसे उन्होंने कोई नहीं दिए अभी तक भाईजान, छोड़े। अच्छा क्योंकि IMF जो है वो कोई यहाँ परमानेंट फैक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह यूसुफ नदर साहब ने कहा कि भाई वो उनका आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है। यहाँ कोई अफगान वार नहीं लगी हुई कि आपको जाके नोटों के बक्से आए और खोल के लोग बिचों वंडते रहें, वो दिहाड़े गए। अब अच्छा आपकी तरफ आता हूँ भट्टी साहब, ये फरमाएं कि क्या आपको क्या नज़र आता है कि ये खान साहब जो हैं क्या और लिथल हो जाएंगे जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, और अगर और कितने साफियों पर और इतना मुनाज़रा करना है? खान साहब के लिए जब इक़्तिदार में थे ना, उस वक्त भी महंगाई थी। बदकिस्मती है कि इस हुकूमत ने जो इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए थे और जिस साजिश के तहत PTI के मुताबिक निकाला गया, उससे 100 गुना ज़्यादा महंगाई कर दी। अब उनका दौर बादशाहत लग रहा है। तो अगर इन्होंने इन हालात में आवाम की जितने भी सर्वे हुए हैं गैर जानिबदारी से, इमरान खान की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। ऐसे में धांधली करके इमरान खान, मेरा ख्याल है, का बयानिया ज़्यादा मजबूत होगा कि मुझे साजिश से निकाला गया। आपसे पूछता हूँ, एक तो आप कह रहे हैं जी धांधली करने जा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, इमरान PTI कह रही है। दूसरी बात ये कि आप बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि कुछ और साफी भी जो है उन पर नजला गिरना है। ये कौन सी अकलमंदी और मैशत की आपकी हालत है कि 2 दिन का पता नहीं आपका। 15 साफी हैं जिन पर मुकदमात, अगवा और इसके संगीन खबरें आ रही हैं। अल्लाह ताला उन सब का हामी और नासर हो। ये नहीं, एक जो बदनामी ऐसी खट ली है दी चाक न थामे दी, जिस तरह वारिस शाह ने कहा था, इसके बाद काफ़ी है कि 15 को और पकड़ेंगे। और दुनिया और यूरोपियन यूनियन में लोग ऑलरेडी चले गए हैं कि जो 4% देते हैं बंद करें इनको। आपको पता है यूरोपियन यूनियन का कानून $6 बिलियन का ट्रेड है आपका। हाँ जी, $6 बिलियन। ये क्या अकल है, इसमें क्या शऊर है कि नहीं, ये पागल हो चुके हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। IMF या IFUJ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, उसने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त सहाफत के लिए बदतरीन खतरनाक तरीन मुल्क है। सही कहा उन्होंने। काजी साहब, आपको इन चीज़ों से जो फेटअप है ना, वो भी प्रॉब्लम होगी। आप आज़ादी सहाफत पर कदगन नहीं लगा सकते। सहाफ़ियों को अखलाकियात में रहना चाहिए, अदारों का एहतराम करना चाहिए, अदारे हमारे हैं। लेकिन इख्तलाफ राय को जब आप जबर से, जुल्म से, नाइंसाफ़ी से कुचलेंगे तो फिर उसकी सिसकियाँ भी आवाज़ें नहीं। और इसकी मलिक साहब एक और बातें भी आ रही हैं। क्लोजिंग है, अब मैं बात क्या करूं, अमेरिका में बहुत सी लॉबीज ये कह रही हैं और अपनी हुकूमत से सवाल उठा रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप लोग हैं कि ये क्या अक्ल है आपकी, क्या इतने अनपॉपुलर कर रहे हैं आप अमेरिका बहादुर को बहरहाल स्ट्रेटजिकली के इंपॉर्टेंट मुल्क में। और ये जो थीसिस है कि जी ये आएंगे तो कर्जे भी मिल जाएंगे, ये आएंगे तो पेट्रोल 300 पे भी जा सकता है और डॉलर खुदा ना खास्ता कहाँ जाएगा, ये है इनकी यूटिलिटी। अल्लाह माफ़ दे। इजाज़त दें, ये हमारा आखिरी प्रोग्राम था हफ्ते का। इंशाल्लाह मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।